नमस्कार दोस्तों, आपका मिशन जॉब अड्डा में स्वागत है। मैं नीरज कुमार। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। पिछले 2 वीडियो में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थिति थी, उसका जो वहाँ के मानक थे वो क्या थे, वो एनसीईआरटी में हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। ये 12th क्लास एनसीईआरटी है हिस्ट्री की। तो वहाँ पे क्या चीज़ें थी उसको भी देख लेते हैं। सड़कें और भवन। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो कैसी थी और वहाँ के भवन कैसे थे, 2 पॉइंट हैं इसमें। पहले, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें उस समय की मानी जाती हैं काफ़ी अच्छी थी और ग्रिड पद्धति में थी। ग्रिड पद्धति में वो सड़कें थी, एक दूसरे को काटती थी, आयताकार भागों में विभाजित करती थी। सड़कों के किनारों पर घर पाए जाते थे। उस समय जो सड़क होते थे उसके किनारों पर घर होते थे, लेकिन उनके दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। दरवाजे गली में अंदर खुलते थे। गली होती थी वो इतनी चौड़ी नहीं होती थी। गलियाँ छोटी होती थी, मतलब उनकी चौड़ाई कम होती थी, लेकिन जो दरवाजे थे वो गली में ही खुलते थे। मकान की बात करें तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मकान 1 मंजिल भी मिले हैं और 2 मंजिल भी मिले हैं। तो कई स्थल ऐसे मिले हैं जहाँ 2 मंजिल मकान है। जैसे आपका मोहनजोदड़ो है, वहाँ पर 2 मंजिल मकान मिले हैं। इसका मतलब हुआ कि वो लोग 2 मंजिल मकान भी बना लेते थे। तो ये उनकी घर की पद्धति थी और सड़कों की पद्धति थी। मकान के बीच में क्या होता था कि आंगन भी होता था। मकान के जो बीच में था वो आंगन होता था। और आंगन इस तरीके से होता था, जो ये दरवाज़ा बनाते थे कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति दिखे तो आंगन वाला व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता था। इसका मतलब हुआ कि ये पर्दा था, जो जो पर्दा की व्यवस्था थी, यानी कि महिलाओं की, बच्चों की जो घर में देखभाल होती थी उसको बाहर के लोगों को दिखाना नहीं चाहते थे। इस तरीके की इनकी व्यवस्था पाई गई है। चारों ओर कमरे पाए जाते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने के लिए और कताई जैसी गतिविधियों का केंद्र था। एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि दरवाजे को कुछ इस तरीके से, ऐसी कंडीशन पे लगाया जाता था जो अंदर की चीज़ें हम ना देख पाए। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। यहाँ के लोग एकांतता को महत्व देते थे, मतलब वो एकांतवासी थे। वो ज़्यादा एक दूसरे से मिलना जुलना, इधर जाना उधर जाना, इस तरह की चीज़ें उस समय नहीं दिखाई पड़ती। एकांतता को वो महत्व देते थे, यानी इंट्रोवर्ट थे वो लोग। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। जो दीवारें हैं, जैसे आजकल हम विंडो लगवा लेते हैं, तो उस तरह के विंडो नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वारों से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो सकता था। ये मैंने अभी ऊपर ये लाइन बताई थी, आपको अगर सुना हो ध्यान से, कि आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो सकता था। यानी कि दरवाजे इस तरीके से लगाए जाते थे कि आप अंदर का देख नहीं सकते थे, क्या हो रहा है अंदर, आंगन में क्या है। विंडो तो थी ही नहीं। आगे है, हर घर का ईंटों के जो घर होते थे वहाँ पर ईंटों से जो फर्श था वो ईंटों का बना होता था। एक स्नानागार होता था, नहाने के लिए बाथरूम। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले, यानी कि ये लोग सीढ़ियों का भी प्रयोग करते थे। ये 2 मंजिले मकान मिले तो सीढ़ियों का भी प्रयोग करते रहे होंगे। इतनी सारी सुविधाएं थी, इतना व्यापार था, ट्रेड था, सब कुछ था, फिर भी ये सभ्यता नष्ट कैसे हो गई। ये लोग आज ज़मीनों के अंदर इनका मकान मिल रहे हैं, पता नहीं चला कि खैर आखिरकार ये नष्ट कैसे हुई। ये प्रश्न चिन्ह है। अलग अलग कारण बताएं। कई आवासों में कुएं मिले, घरों के अंदर कुएं। अधिकांशतः ऐसे कक्ष में बनाए गए हैं जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग राहगीरों द्वारा भी किया जा सकता था। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 मिली है। 700 कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो में। इतने कुएं थे इनके पास। नालियों का निर्माण। नालियाँ इनके यहाँ जो आप देखेंगे, अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो नालियों का तो विशेष महत्व है। नालियाँ इस प्रकार से थी कि साफ रहती थी, उनको ढक दिया जाता था पाटों से। इतनी व्यवस्था तो आज भी नहीं है हमारे गाँव में। आसपास के गांव में, अपने क्षेत्र में आप देख लीजिए कि नालियाँ बिल्कुल ढकी हों, और जिस पाट से, जिस पत्थर से उनको ढका गया उसके बीच में छेद बना दिए जाते थे, जिससे उनकी सफाई होती रहे। इस तरह की व्यवस्था अब से हजारों साल पहले इंडिया में रह चुकी है। आप खुद सोचिए कैसी व्यवस्था रही होगी। तो हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली थी। सड़कें तथा गलियों में लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और उनके अगल बगल में आवासों का निर्माण किया गया।
घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहाँ इनके नीचे नालियाँ बनी हुई थी। आप आजकल आपने शहरों में देखा होगा कि पानी बाहर आता है, नीचे साइड में गटर रहते हैं, वहाँ पानी जाता है निकल के, या बड़े बड़े नाले होते हैं। इस तरीके की व्यवस्था थी, उससे भी अच्छी व्यवस्था बनी जाती है। ये नालियाँ ईंट और पत्थरों से ढकी रहती थी, वो मैंने अभी आपको बता दिया। सड़कों की नालियों पर मेन होल बने होते थे, यानी कि जो छेद थे वो बने होते थे जिससे कि नाली की सफाई की जा सके। नाली को ढक दिया, उसमें मेन होल बना दिया, जब नाली को सफाई करना है मेन होल उसको उसको ओपन किया और सफाई कर दी नाली की। तो इस तरीके की व्यवस्था थी उस टाइम पर। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली विलक्षण थी। संभवतः किसी अन्य संस्कृति ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया था जितना कि हड़प्पा सभ्य संस्कृति को लोगों ने दिया था। जो सफाई आज की दुनिया में हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं ना, स्वच्छता अभियान, कि भाई सफाई करो, उससे ज़्यादा बेस्ट सफाई तो उस काल में थी, सिंधु घाटी सभ्यता में। जिसमें कि अंग्रेज हमें आके बोलते हैं कि ये लोग असभ्य हैं, काले लोग हैं, इन्होंने बोला था जब हमें गुलाम रखा था, लेकिन उनको ये व्यवस्था दिखाई जाए तो अंग्रेज असभ्य हो जाएंगे हमारे सामने। हमारी ये विशेषता थी इतिहास की। खैर, इतिहास को हम इतना समझ नहीं पाते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं इतिहास से। इतिहास का सामाजिक जीवन क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, उनका समाज कैसा था, वो लोग क्या खाते पीते थे, उनके लोगों में परिवार में किसकी भूमिका होती थी, क्या वो पहनते थे, बहुत कुछ चीज़ें समाज के अंदर आती हैं। महिलाओं का क्या योगदान था, पुरुषों का क्या योगदान था, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता तो फिर अधूरा ही रहेगा। हड़प्पा समाज की जो विशेषता थी वो थी मातृसत्तात्मक समाज। यहाँ जो मृण्ड मूर्तियाँ मिली हैं महिलाओं की, जो स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ी है, उससे पता चलता है कि ये लोग मातृसत्तात्मक समाज यहाँ पर रखते थे। महिलाओं की यहाँ पावर होती थी, महिलाएं ही निर्णय देती थी। जैसे आजकल कुछ राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आज भी वहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था मिलती है। कुछ राज्यों में, एक दो राज्य हैं ऐसे आपका नॉर्थ ईस्ट में, आप उनको सोचिए, गूगल पे सर्च कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसी व्यवस्था थी, आज भी है तो उस ज़माने में तो ठीक है। पुरुष और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ जो कब्र मिली है वहाँ क्या मिलते हैं समाधानों से, पुरुषों के भी आभूषण मिलते हैं और महिलाओं के भी आभूषण मिलते हैं, यानी कि पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। मातृसात्मक समाज था, महिला पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। कहीं कहीं पर मित्रों को तांबे के बर्तनों के साथ दफना दिया गया था। यहाँ मित्र लिख गया है, लेकिन यहाँ वैसे होना चाहिए, जो बॉडी होती थी जब इंसान मर जाता था तो वहाँ पे क्या होता था, तांबे के बर्तनों को भी साथ में दफनाया जाता था। ये एक सामाजिक ऊंच भेदभाव का देखने को मिलता है, कुछ ऐसा लक्षण कि जो अमीर लोग थे वो काफ़ी महंगी चीज़ों को उसमें दफनाने के साथ लगाते थे, जो गरीब लोग थे वो मिट्टी की चीज़ें लगाते थे दफनाते वक्त। तो इसमें लगता है कि कुछ सामाजिक अंतर था, जो अमीर लोग थे और जो गरीब लोग थे उसके बीच में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था आज की तरह। हड़प्पाई लोग जौ और गेहूं को चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी भी बनाते थे, जौ और गेहूं की। उन्हें फल भी पसंद थे, विशेषकर अनार और केले, और ये मांस के रूप में मछली भी खाते थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। अनार और केले उस समय थे, ये यूज करते थे। हड़प्पाई लोग अपना कपड़ा बुनना जानते थे, इनको अपने कपड़े का ज्ञान था। हड़प्पाई लोगों को कपड़े का ज्ञान था। बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत कातने का भी कार्य करती थी, सूत कातने का कार्य। वैसे कॉटन की जानकारी तो हमें हड़प्पा सभ्यता से पहले से मिल जाती है, मेहरगढ़ से, कि कपास वहाँ बोया जाता था और लोग धागा बनाते थे या आपका कपड़े बुनते थे, क्योंकि मालवा से भी इसके साक्ष्य मिले। मालवा का पठार सुना होगा आपने, उस क्षेत्र से भी इसके साक्ष्य मिले, सूत काटने के साक्ष्य वहाँ से तकली मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता में कपड़े सूती होते थे, यद्यपि ऊन का भी प्रयोग होता था। ऐसा साक्ष्य मिलता है कि ऊन का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था, क्योंकि पुरुष भी उस समय पहनते थे आभूषण। पुरुष ताबीज पहनते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। हड़प्पावासी मनोरंजन भी करते थे। तो मनोरंजन के रूप में क्या यूज करते थे, देखो आज भी ये कुछ चीज़ें, कंचे, आज भी खेलते हैं बच्चे कंचे, और मिट्टी की बैलगाड़ी, चिड़ियों के आकार की सीटियाँ, और विभिन्न प्रकार के झुनझुने। तो आप खुद देखिए कि जो 5,000 साल पहले है, 4,500 5,000 साल पहले जिन चीज़ों का यूज होता था उनका यूज आज भी होता है। कंचे आज भी खेलते हैं, झुनझुने आज भी बनाते हैं बच्चे।
और सीटियों का प्रयोग आज भी करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है, जो अब से 4-5 हज़ार साल पहले थी, उनके लक्षण आज भी हैं। वो चीज़ आज भी, हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। कितने आक्रमणकारी भारत आए और गए, लेकिन संस्कृति हमारी अभी भी बनी हुई है। इसको अभी भी बचाना है और आगे बनाए रखना है संस्कृति को। वेस्टर्न प्रभाव तो हम पर पड़ ही रहा है, लेकिन फिर भी हमें बचाना है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी मातृ देवी के साथ देवताओं की उपासना भी करते थे। जो ये पूजा पाठ करते, मातृ देवी की तो पूजा होती ही थी, देवताओं की भी उपासना ही करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई, लेकिन मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। मंदिर का कोई भी साक्ष्य है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला। हालांकि हवन कुंड मिलते हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी, यानी कि बलि प्रथा के भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, मोहर सील, जिस पर पद्मासन की मुद्रा में 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसकी बाईं तरफ एक गैंडा है। ध्यान रखना, पूछा गया है कि बाईं तरफ क्या है, गैंडा और एक भैंसा। दाईं तरफ क्या है, हाथी तथा एक बाघ। ये ध्यान रखना है, पूछा गया है दाईं तरफ क्या है और बाईं तरफ क्या है। बाघ और आसन के नीचे 2 हिरण भी बैठे हुए हैं। माना जाता है कि पशुपति महादेव की ये मूर्ति है। ऐसा माना गया, शायद ये पशुपति को मानते हो। ये माना क्यों गया, सारी चीज़ अनुमान से है सिंधु घाटी सभ्यता की, इसलिए इसको आद्य सभ्यता कहते हैं। यहाँ की लिपि तो मिली है, लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया। तो इसीलिए हर चीज़ जहाँ मानी जाती है, अनुमान के आधार पर ही चीज़ें बोली जाती हैं। जहाँ आज तक इनकी लिपि को किसी ने पढ़ा ही नहीं है, तो सच क्या है, वाकई में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, अभी हमें पता ही नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अगर इसको लिपि को पढ़ लिया जाए तो काफ़ी क्लियरिटी हो सकती है, लेकिन लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है, तो उस वजह से थोड़ी सी क्लियरिटी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर नहीं रहती, केवल अनुमान बताए जाते हैं। पशुपति महादेव वृक्षलिंग योनि में पशु आदि की उपासना की जाती थी। वृक्ष पूजा भी काफ़ी लोकप्रिय थी। वृक्ष पूजा तो खैर होती थी, जैसे आज होती है, पीपल की होती है, खेजड़ी की होती है, वैसे ही वृक्ष पूजा होती थी। इस काल में लोग जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वास ये थे इस समय। इससे बचने के लिए ही लोग ताबीज पहनते थे। क्या पहनते थे, ताबीज पहनते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जादू टोना में विश्वास करते थे। हड़प्पा से काफ़ी संख्या में टेराकोटा की नारी मूर्तियाँ मिली हैं, और इसमें एक मूर्ति में नारी के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। भैया, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना गया। उर्वरता की, उपजाऊपन की, पौधा निकलता देखा, धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था, और इसलिए उसकी पूजा की जाती थी। आज भी धरती माता हम बोलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम धरती माता बोलते थे। इस काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। पशु पूजा का प्रचलन था, मुख्य रूप से एक सींग वाले जानवर की पूजा होती थी, जिसे बोलते थे कुबड़ वाला वृषभ। इसकी तो पूजा होती थी, पवित्र माना जाता था उस टाइम पर। वृषभ की पूजा होती थी। पवित्र पक्षी भी था, उस पक्षी का नाम था फाक्ता। उस समय पवित्र पक्षी था फाक्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात के लोथल तथा राजस्थान के कालीबंगा की खुदाई से अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड, जैसे आज भी हम अग्निकुंड में ही हवन करते हैं, अग्निकुंड है हमारे यहाँ भी, वो उस समय भी मिले। स्वास्तिक चिन्ह समता हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह, तो स्वास्तिक चिन्ह देखो आज भी यूज होता है, आज पवित्र कार्यों के लिए यूज होता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो हमारे स्वास्तिक चिन्ह बनते हैं इस तरीके से। देखो, मुझसे बनाने नहीं आ रहा, ये स्वास्तिक चिन्ह वगैरह बनते हैं ये, तो ध्यान रखना कि उस समय भी ये थे। सिंधु घाटी सभ्यता से ये हमें मिला है। उस समय ये पवित्र माने जाते थे और आज भी पवित्र माना जाता है। कृषि, आर्थिक स्थिति कैसी थी भाई, तो कृषि तो थी यहाँ पर। कृषि नहीं होती तो अधिशेष जो होता था, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था, वो कैसे जाता शहरों के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन था, हालांकि कृषि जो थी वो कम थी, तो वही प्रोडक्शन सिटी के अंदर जाता था, उसका एक्सपोर्ट भी होता था, दूसरे देशों को बेचा भी जाता था। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर नगरीय सभ्यता थी और कृषि का विकास था। हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, जौ, राई, मटर ये सब चीज़ें मिलती हैं। गेहूँ, जौ, राई, मटर सारी चीज़ें मिलती है। कृषि इनकी अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ कालीबंगा में अनाज, अन्नागार संरक्षित किया जाता है, यानी सेफ्टी के लिए भंडार थे इनका। कहाँ इनको अपने गेहूँ, चावल, ये जो भी चीज़ें हैं उस समय रखनी होती थी। भंडार, उनके पास भंडार गृह होते थे,
सबसे पहले कपास के उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, जिसे कहते थे सिंडन। यूनानी लोग इसे क्या कहते थे? सिंडन। पशु भी पाले जाते थे, जैसे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, ये सारी चीज़ें पाली जाती थी। हालांकि कुबड़ वाला सांड तो इनका प्रिय था, बल्कि उसकी पूजा भी ये लोग करते थे। लोग गधे और ऊँट भी रखते थे और संभवतः उस पर बोझ भी ढोते थे। आपको पता है कि ऊँट के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे वाणिज्य तथा व्यापार है, वो आपका अगली वीडियो में देखते हैं। और आप लोग यदि शेयर करते हैं, व्यूज सही आते हैं, तो ये वीडियो आगे कंटिन्यूस रहेगी। नहीं तो बीच में रोकी भी जा सकती है, क्योंकि जब हमें मोटिवेट ही आप नहीं कर पाओगे, आप लोग शेयर ही नहीं कर पाओगे, तो व्यूज ही अगर हमें नहीं मिलते हैं, 10-20 लोग ही देख पाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं हो रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको एनसीईआरटी पूरी कवर करानी है, तो आपको हमारी हेल्प करनी है, शेयर करना है। एक एक स्टूडेंट यदि 5 से 10 बच्चों को भी अगर शेयर करता है अपने फ्रेंड सर्कल में, और वो उससे भी कहे कि वो भी शेयर करे, तो ये एक चेन बन सकती है और हम आगे काम बहुत मजबूती के साथ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। बाकी आपकी इच्छा है कि आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। थैंक यू। मैं नीरज कुमार।